अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, जैसे जैसे मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। बिलखसूस चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक जगह से अगर उन्हें रिलीफ मिलता है तो 3 नई जगहों पर उनके लिए परेशानी का सामान पैदा हो जाता है। आज ही की बात ले लीजिए तो आज एक काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ECL में नाम डालने के हवाले से सिफारिश की गई। 29 के करीब ऐसे रहनुमाओं का नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई जिनमें से अक्सरियत कमोपेश उनकी है जो काबीना का हिस्सा थे। काबीना का हिस्सा ना रहने वाले 2 शख्सियात जिनमें फराह गोगी और बुशरा बीबी का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की गई। ECL में नाम डालने की सिफारिश क्यों की गई? 190 मिलियन पाउंड का शौराए आफाक केस है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसके तनाजुर में तमाम के तमाम वो लोग जिन्होंने उस काबीना का हिस्सा होते हुए उस मामले को क्लियर किया या उसमें अपनी कॉन्सेंट दी, उनके नाम ECL में डाले जा रहे हैं ताकि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। वैसे मैं अपने देखने वालों को बताता चलूं कि माजी करीब में आपने खावर मानिका साहब का भी एक इंटरव्यू सुना और मुस्तकबिल करीब में यह भी शुनीद है शहर इक़्तिदार में कि जिनके नाम के साथ 190 मिलियन पाउंड की कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, उन शख्सियात का एक इंटरव्यू भी मंजरेआम पे आ सकता है। इस तमाम सूरत हाल को अगर देखा जाए तो फिर तहरीक इंसाफ को लीड कौन करेगा, कौन टिकटों का फैसला करेगा और कौन पब्लिक गैदरिंग से खिताब करेगा, यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपने पैनलिस्ट से इसके ऊपर भी राय लेंगे। दूसरा मौजू जो हमारे प्रोग्राम में आज डिस्कस होगा वो ये है कि सर्दी का मौसम है, तमाम के तमाम पाकिस्तान में लोग सर्दी को महसूस कर रहे हैं, उससे महसूस हो रहे हैं, लेकिन सियासी दर्जा हरारत ऐसा है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। और बिलावल भुट्टो साहब की बात की जाए तो वो मुस्तकिल मिजाजी से एक ही राग अलाप रहे हैं कि बुजुर्गों को दुआ करनी चाहिए, मदरसे में बैठना चाहिए, घर बैठना चाहिए और नई सियासत को जन्म देना चाहिए। उनको तो अब एतराज हो चला कि 70 साल की जो सियासत है वो नहीं चल पा रही, लिहाजा जदीद सियासत को मुतारिफ करवाया जाए। अब उनका इशारा किस तरफ है और अगर वो ये सारा प्रेशर डाल रहे हैं तो वो क्या हासिल करना चाहते हैं या कौन सी ऐसी चीज है जो उनसे पहले कमिटमेंट हुई और उसके बाद वो वापस ले ली गई, जिसकी वजह से वो कल के जो दोस्त थे और इतने करीब थे, मिलके उन्होंने PDM की हुकूमत में काम किया, वजीर खारजा के तौर पे रिमार्केबल अचीवमेंट्स की, लेकिन आज वो मुसलसल नून लीग को निशाने पर रखे हुए हैं। ऐसे क्या इख्तलाफात हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और अगर खत्म होंगे तो किस तरह होंगे, इसके ऊपर भी अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और वो है गजा का। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। 4 दिन के लिए आर्जी जंगबंदी की गई और उसके जो मेजर खदोखाल सामने आए कि 150 के करीब इसराइल खवातीन और बच्चे रिलीज करेगा जबकि 50 के करीब हमास खवातीन और बच्चे रिलीज करेगा। अब ये अगर सारा काम जंगबंदी करके ही मग़वी बाजियाब करवाने थे तो फिर इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? हजारों जानें गईं, बच्चे गए फौत हुए, नौज़ायदा बच्चे जो है वो शहीद हुए, बुजुर्ग शहीद हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जमीन बोस कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद 44-45 दिन की जंग लड़ने के बाद भी जंग बंदी हुई और जंग बंदी के बाद ही एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल में क्या ये एक पॉजिटिव साइन है या इससे पहले ये इकदाम उठा लेने चाहिए थे? जबकि कतर के वजीर खारजा की जानिब से यह बयान भी सामने आया कि अगर हमास मजीद मग़वी बाजियाब करने या रिलीज करने के लिए आमादा हो जाए तो फिर इस जंगबंदी का टाइम बढ़ाया जा सकता है। ये 3 टॉपिक्स आज हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे और उनसे राय लेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करवाता चलूँ। ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ होंगे। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब तजियाकार हैं, वो हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होंगे। इसके अलावा सीनियर तजियाकार एसार राना साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर इरफान अशरफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये नैब ने जो सिफारिश की 190 मिलियन पाउंड में और कमोपेश 29 के करीब जो शख्सियात हैं उनके नाम ECL में डाले गए, बाशमूल फराह गोगी
जोगी साहिबा के और बुशरा बीबी साहिबा के इनके नाम डाले जाएं और 190 मिलियन पाउंड का केस वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है। अगर ये देखें और उसके बाद जो तवातुर के साथ तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ रही हैं, आपके ज़हन में क्या कौन सी ऐसी शख्सियत है कि जो तहरीक इंसाफ को लीड कर सकती है जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा, और कौन होगा जो सरबराही करेगा और पब्लिक गैदरिंग से खिताब करेगा, या ये तहरीक इंसाफ जो है बगैर लीडरशिप के शूतरे बेमहार इलेक्शन लड़ेगी? देखिए जी, सबसे पहले तो इस में जाने और नामों की बात, बुनियादी तौर पे आप सबके इल्म में है कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, इसमें पाकिस्तान का पैसा जो एक यहाँ के एक आपके इल्म में है, एक बिजनेसमैन का पैसा जो बाहर पकड़ा गया, जिनको यहाँ सजा हुई थी, वो फिर बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस आता, वो एक पुराने एक जुर्माने की मद में उसको जमा करवाया गया। तो वो एक बड़ा संगीन नोयत का केस है और उसमें उस वक्त की काबीना के जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनसे उस वक्त के चेयरमैन पीटीआई और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने वाफ़े को सामने रखा और उनसे अप्रूवल ली और उनको कहा जी कि ये मैं करने जा रहा हूँ। और लोग उनमें एक आध बंदे के अलावा शायद फैसल वावड़ा ने वहाँ थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की, बाकी किसी ने बात भी नहीं की और उनको फाइनली वो अप्रूव करा दिया। तो ये सारे के सारे लोगों का आज इसलिए ईसीएल के अंदर इनका नाम डाला जा रहा है ताकि जब ये इन्वेस्टिगेशंस हों तो ये सब के सब लोग मुल्क के अंदर मौजूद हों और ये इनके अगर बयानात रिकॉर्ड करने हों या इनकी जो भी इनके इस केस के रेलिवेंट इनसे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी हो उसके अंदर जिसको भी कॉल किया जाए तो वो मुल्क के अंदर मौजूद रहे। पहला तो इसका ये मरहला। दूसरी जो आपने बात की कि इंतखाबात जूं जूं करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। अब दुरुस्त फरमा रहे हैं और मैं भी ये देखा के लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी बल्कि मजीद बढ़ेंगी। और उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई ने चेयरमैन ने और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जो नॉन फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स का जो मुज़ाहिरा किया, जिसमें जिसको आप कह लें कि अदम बर्दाश्त की सियासत का जो मुज़ाहिरा किया, उसकी वजह से ये आज पीटीआई के ऊपर ये सारी मुश्किलात आई हुई हैं। और वो चाहे कोई किसी भी नौइयत का केस है, वो 9 मई है, उसके पीछे भी अदम बर्दाश्त की सियासत है। इसी तरीके से जो 190 मिलियन पाउंड है, इसके पीछे भी एक सियासी डिक्टेटरशिप वाला किरदार है कि उन्होंने खुद को वन मैन आर्मी समझा और उन्होंने सारे के सारे डिसीजंस लिए और नुकसान हो भी नुकसान हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त आपका जो सवाल है कि कौन होगा जो इस सारी सूरत-ए-हाल में पार्टी को लीड करेगा। तो मुझे तो देखें इस वक्त कोई ऐसा प्रोमिनेंट फेस नज़र नहीं आ रहा जो सही मानों में पार्टी को लीड करेगा या जो पार्टी के लिए वोट बैंक को मोबिलाइज़ करेगा या एक कैंपेन लॉन्च करेगा। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो खुद साइफर के अंदर जेल में है। परवेज़ इलाही आपके इल्म में है कि वो परवेज़ इलाही अगर बाहर होते तो डेफिनेटली वो एक ऐसी शख्सियत थे जो न सिर्फ वोट मोबिलाइज कर सकते थे बल्कि वो बड़ा टफ टाइम दे सकते थे अपोजिशन को, बाकी लोगों को। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई का वोट बैंक है, लोग उसको वोट देना चाहते हैं, लेकिन उस वोट को कोई मोबिलाइज नहीं कर पाएगा। और इस वक्त मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट फेस नहीं है। अली मोहम्मद खान या चंद लोग, वो भी मैं नहीं समझ रहा कि इस काबिल हैं कि वो नेशनल लेवल की लीडरशिप का रोल दे सकें। लीडरशिप का एक ही परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी 2 ऑप्शन थे, लेकिन ये दोनों के दोनों लोग इस वक्त जेल में हैं, जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई बहुत बुरी तरह सफ़र करेगी इलेक्शन में। अगर लोग वोट देना भी चाहते हैं, तो वो इतने ऑर्गेनाइज़ नहीं होगी इनकी कैंपेन इतना क्योंकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि इलेक्शन डे जो होता है पाकिस्तान के में या दुनिया भर के इलेक्शन में, उसकी अपनी एक साइंस होती है और उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। और उस दिन की जो वहाँ आपका वोट बैंक पोल करवाना, वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस पे लाना और उससे पहले की जो एक पूरी हाइप बनाना, वो बहुत मैटर करती है। ठीक है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हमें ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई की एक स्पोर्ट है, तो ग्राउंड स्पोर्ट में तब्दील करना, इस स्पोर्ट को वोट में तब्दील करना, ये लीडरशिप का काम होता है। और मुझे इस वक्त पीटीआई में कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आ रहा जो ये सारा किरदार अदा कर सके।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बात यहाँ पे गर्दिश कर रही है कि शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ मैक्सिमम वकला को टिकट्स देने का इरादा रखते हैं ताकि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकें, और उनका ये गुमान है कि पब्लिक तहरीक इंसाफ के साथ है तो टिकट जिसके पास भी होगी बल्ले की उसको वोट पब्लिक डाल देगी। इस पर एक शॉर्ट सा कमेंट किया, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं जी, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। वोट पाकिस्तान में, दुनिया में शख्सियात का वोट होता है, इलेक्टेबल्स का वोट होता है, क्योंकि उन्होंने तवील अरसे से अपने अपने हलकों में, अपने लोगों में सर्व किया होता है, लोगों की खिदमत की होती है, जॉब्स दी होती हैं, डेवलपमेंट कराई होती है। ये ऑल ऑफ सडन कभी भी नहीं होगा कि आप किसी एक नए आदमी को टिकट दे दें इस उम्मीद के साथ कि ये फलां पार्टी का और इसको वोट पड़ जाएगा। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई फार्मूला पीटीआई के लिए काम करेगा और ऐसा कोई अमल पीटीआई को फायदा देगा, बल्कि पीटीआई की ये सारे लोग मेरे हिसाब से तो बहुत बुरी तरह हारेंगे, चाहे किसी भी मर्जी एडवोकेट को ये टिकट दे दें। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। इम्तियाज़ फरहान साहब, आपके सामने भी यही बात रखना चाहूँगा कि 190 मिलियन पाउंड की जो ट्रांजैक्शन हुई उसमें उस वक्त के काबीना के जो लोग थे उनका नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई। एक तो इस पर कॉमेंट कीजिए, और दूसरा ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ को कौन लीड करेगा? मुश्किलें तो कम नहीं हो रही चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, और टिकटों का फैसला कौन करेगा? ये क्या एक मैस हो रहा है, या तहरीक इंसाफ सिर्फ एक पॉपुलर सेंटीमेंट सोशल मीडिया की जमात होगी और इलेक्शन में वो खातिर खा प्रोग्रेस नहीं कर सकेगी? आप इस सारी सूरत को कैसे एनालाइज करेंगे? इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। क्या मुश्किलात इजाफा है? एक रूटीन मैटर है, जब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है इसी तरह नाम दिए जाते हैं कि जो है, हालांकि ये सारे के सारे जो नाम दिए जा रहे हैं उनका अगर देखा जाए तो मुल्क से निकल ही नहीं सकते। अगर ईसीएल में नाम ना भी हो तब भी नहीं उनको कोई जाने देगा, और फराग होगी तो मुल्क से बाहर है इस वक्त सारी सूरत। ये सारा रूटीन प्रोसेस है जो आपके लॉ की डिमांड है, उस लॉ को पूरा किया जा रहा है। इसके बगैर कंप्लीट नहीं होगा, इसके बगैर इन्वेस्टिगेशन का अमल भी एक तरह से आगे नहीं बढ़ेगा। ये सारी सूरत हाल वो है। और देखिए, मुश्किलात तो जब ही से हो गई थी जब नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में उनके खिलाफ आई और नो कॉन्फिडेंस मंजूर हो गई, वो सारी वहीं से मुश्किलात शुरू हो गई थी सारी। और जो इरफान अशरफ साहब एक बात कर रहे थे, बात यही होती है, देखिए पॉलिटिक्स नाम ही फ्लेक्सिबिलिटी का है। लोग हम जो कहते हैं ना रिजिड पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स का मतलब डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शन होता है, इलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने बदतरीन मुखालिफ के पास अपना वोट मांगने के लिए जाते हैं, चाहे वो असम्बली के अंदर हो या आवाम के अंदर हो, आप उसके पास जाते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन वो वाली पॉलिटिक्स 2018 में एक तरह से ख़त्म कर दी गई। 2018 तो इलेक्शन का साल था, लेकिन 2014-15 से ख़त्म कर दी गई थी कि हर एक को मलाइन करना। तो मुश्किलात में तो उन्होंने खुद डाला। अगर ये कहें कि मुश्किलात हैं, अब वो बढ़ेंगी या कम होगी, जहाँ तक लीड करने वाला मामला है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। जो इरफान अशरफ साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बड़े फेस तो परवेज़ लाई और शाह महमूद कुरैशी हैं जो चारों सूबों में कम से कम एक्सेप्टेबल भी है और वो फेस भी कर सकते हैं। बाकी अली मोहम्मद को देख लें आप, मुराद सईद को भी अगर आप देखें और दूसरों को देखें तो वो मखसूस सूबों के अंदर वो मौजूद है। देखिए, पार्टी का एक मैकेनिज़्म होता है, मैकेनिज़्म आगे बढ़ता है। असद उमर उसके अलावा एक थे, आपको याद होगा कल भी हमने इस पर गुफ्तगू की कि असद उमर ने जब पॉलिटिकल डायलॉग की बात की कि हमें बात करनी चाहिए सियासतदानों से, आपको याद होगा माह डेढ़ माह पहले उनकी तरफ से इस तरह की एक दो कोशिशें भी की गई, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ दी या छुड़वा दी गई? अगर छुड़वाई भी गई है तो अगर कोई ये कहे कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन पर प्रेशर डाला होगा, इसको कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने प्रेशर डालना होता तो जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपना ओहदा छोड़ा था कोर कमेटी वाला, लेकिन तहरीक इंसाफ में रहने का ऐलान किया था जब वो इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करती। इसका मतलब ये है कि पार्टी की लीडरशिप से उनको शटअप कॉल आई है कि आप होते कौन है कि पॉलिटिकल डायलॉग की बात करने वाले, आगे बढ़ने वाले। कल बाबर रहमान साहब जो एक दो दिन में उनके स्टेटमेंट सामने आए, उनके जो ट्वीट सामने आए, वो भी देखें, वही गोलियों की बौछार थी, वही उन्होंने दूसरों को लान तान शुरू की हुई थी कि फला ऐसा है, फला ऐसा है। भाई, तनकीद की जाती है सियासत में, तज़हीक नहीं की जाती। आपने सख्त रवैया इख्तियार करना होता है, गालम गलोच नहीं करनी होती, किसी को जातियात के ऊपर बात नहीं करनी होती। आज जो बात की जा रही है कि फला इंटरव्यू हुआ जातियात के ऊपर,
तो क्या ये इस मरहले से खुद आसिफ जरदारी नहीं गुजरे आज से कई साल पहले? क्या ये नवाज शरीफ उस मरहले से नहीं गुजरे कि कुलसूम नवाज बिस्तर मर्ग पर पड़ी हुई थी तो उनके बारे में क्या राय इख्तियार की जा रही थी? लोगों को छुप छुप के वीडियो बनाने के लिए भेजा जा रहा था कि जनाब ये देख लो ड्रामा कर रही है, ड्रामा। यानी उस खातून इंतकाल हो गया, मर गई, वो बिस्तर मर्ग पर भी ये करता रहा। ये किसने शुरू किया था? ये सारा जिन लोगों ने शुरू किया तो वो मुश्किल में नहीं है, वो खुद मुश्किल में आए। उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मुश्किल में डालने की कोशिश की थी। अब वो खुद उसमें देखते कैसे निकलते। फिलहाल तो जाहिर है कि जब वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा उसके बाद सारी सूरत हाल सामने आएगी कि कौन किस तरह से आगे। इम्तियाज साहब एक शॉर्ट सा कमेंट आपसे लूंगा, फिर मैंने एसआर राना साहब की तरफ जाना है। ये बताइए कि बैलेट के ऊपर बल्ला आप देख रहे हैं? होना चाहिए। अगर नहीं देख रहे तो उस पर इंशाल्लाह हम रजिस्ट भी करेंगे और उसके ऊपर हम जो भी हमसे हो सकेगा करें। उसकी वजह यह कि आपने माजी में पीपल्स पार्टी के साथ किया, उसका आपने तलवार हटा दी थी, फिर वो तीर लाया गया। पीपल्स पार्टी को बैन किया, पार्लियामेंटेरियन बनानी पड़ गई थी। उसमें आपने बेनजीर भुट्टो को, ये हम बातें करते हैं ना, एक पार्टी जनाब फला के साथ जुल्म हो रहा है, पीटीआई के साथ तबाही, और भाई बेनजीर को भी नहीं बनने दिया था। उस वक्त मखदूम अमीन फ़हीम को सरबराह बनाया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, तो हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी। अभी बल्ला होना चाहिए, बैलेट पेपर पे होना चाहिए, उनको इख्तियारात भी होने चाहिए, उन्हें जाना भी चाहिए, फील्ड में जाना चाहिए। ठीक हो गया। इम्तियाज साहब, मैं एसआर राना साहब को साथ लेना चाह रहा हूँ। एसआर राना साहब, आपके सामने भी यही बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी जमात के ऊपर जो मुश्किलात का सिलसिला जारी और सारी है, किसको पार्टी लीड करता हुआ आप देख रहे हैं? टिकट का फैसला कैसे होगा, इलेक्शन कैसे मैनेज होगा, किसको टिकट कौन देगा? इस सारी सूरत हाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, अभी हम मेरे दोस्त जो बात कर रहे थे कि बीबी शहीद को भी इसी तरह साइडलाइन कर दिया गया था, तो उसमें और आज की सूरत हाल में बड़ा फर्क है। तब पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत को जेल में नहीं भर दिया गया था, या क़यादत मफरूर नहीं हो गई थी, या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे नहीं रखा गया था, या उनकी 15-15 दफ़ा जमानतें होती थी और उसके बाद उन्हें बाहर नहीं निकालने दिया जाता था। ऐसा नहीं था। आज की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। इमरान खान रियासत के सामने खड़े हैं और रियासत पूरी ताकत से इमरान खान को ये बता रही है कि रियासत से पंगा लेना या टकराना इतना आसान काम नहीं है। और जिस तरह उनके खिलाफ केसेस, 200 केसेस हो गए। आज एक मेरे ख्याल नई एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें एक आदमी ने कहा है कि जी 50 लाख रुपए मैंने पता नहीं किसे दिए, तो उसने वो नमल यूनिवर्सिटी में डोनेट कर दिए और वो इमरान खान के कहने पे हुए। तो मामला तो जो है वो किसी और तरफ जा रहे हैं। मुझे तो इन इंतखाबात में और उसके कई साल तक इमरान खान नजर ही नहीं आ रहे सियासत में फिजिकली। और उनकी पार्टी की जहाँ तक बात है तो आप अंदाजा करें कि जो उनके साथ खड़े लोग हैं वो तो जेलों में हैं, और वो जेलों से तब बाहर निकलते जब उनके साथ नहीं खड़े होते, और वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और मुझे हैरानगी होती है उन सियासी जमातों पे जो वीडियोस जारी करती हैं कि ये हमारे साथ इस्तेकाम पार्टी में शामिल हो गए। तो वो कैसे एक दूसरे को आई कांटेक्ट करते होंगे, लेने वाला और आने वाला, कि उस लेने वाले को भी पता है कि ये कैसे आ रहा है और आने वाले को भी पता है कि मैं कैसे आया हूँ। तो कैसे एक दूसरे को देख के वो मुकदमात से बात करते होंगे। सो पाकिस्तान की आने वाली सियासत में मुझे इंतखाबात में तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे पीपल्स पीटीआई या बल्ला। और मेरी तो इतलात ये है कि राना साहब जी प्लीज 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 मेरी तो इतलात ये है कि जनाब आने वाले दिनों में खान साहब अब जहाँ नाहल होने जा रहे हैं, उन्हें सजा होने जा रही है, और अल्लाह उनकी जिंदगी की हिफाजत करे। जो इतलात हैं वो ये कि साइफर में उन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो सकती है। मैंने दुनिया में पहली दफा देखा है कि कोई जज अपना कॉन्सेंट जो है वो भी दे देता है कि इसमें तो ये भी हो सकता है। तो मुश्किलात पीटीआई की ख़त्म नहीं हो रही,
मुश्किलात बढ़ रही हैं और बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सारा साहब, आपका नुक्ता नज़र सामने आ गया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे शुरका की गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आके दूसरे सेगमेंट पे हम इन्हीं शुरका के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मैं अपने शुरका के सामने ये सवाल रखूंगा कि मौसम तो सर्द है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत क्यों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो उन्होंने नून लीग को मुस्तकिल निशाने पर रख लिया, उसके बाद अब तो एक कदम आगे चले गए और उन्होंने कहा कि क्यों ना इन बुजुर्गों को चाहिए घर बैठे, मदरसों में बैठे, दुआ करें पाकिस्तान के लिए, और 70 साल जो सियासत है उसको तब्दील करने का वक्त आ चुका है। ऐसा क्या मामला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनका एक तो गुस्सा कम नहीं हो रहा, दूसरा ऐसा क्या मामला है कि जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या अवाम की तकदीर इससे बदलेगी, अवाम को आसूदगी हासिल होगी? डॉक्टर इरफान शाह साहब, आपके सामने ये बात रखूंगा कि जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, आप समझते हैं कि उन इंतखाबात के होने के बाद अवाम उसके नताइज को तस्लीम कर लेगी और अवाम के लिए आसानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी? तो बड़ा फ्रेंकली मैं आपको बताऊं कि जो निगरान हुकूमत के दौर के अंदर जो फैसले हुए हैं और जो आर्मी चीफ की जो इकॉनमी को बेहतर करने की जो एफर्ट्स हैं, उससे तो एक आस और उम्मीद एक आम आदमी में जागी है और एक आम आदमी ये समझ रहा है कि अब पाकिस्तान कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन जब से इलेक्शन की बात सुना शुरू हुई है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं यार अभी तो कहीं ठीक हो रही थी चीज़ें, अब फिर आप इनको खराबी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन होने हैं, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर कह दिया है कि इलेक्शन लाजिम होंगे और ये तयशुदा है कि अब 8 फरवरी को होने हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैं ये नहीं देख रहा कि ये इलेक्शन पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा रिलीफ देगा, कोई बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होगा। आप खुद देखें कि माजी की हुकूमत ने, यानी जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत रही, उसमें आईएमएफ ने किस हद तक परेशानी बनाई और कितना डिले किया प्रोग्राम। लेकिन इस गवर्नमेंट ने, निगरान हुकूमत ने मेजर्स लिए थे, चीज़ें पूरी थी और इमीडिएटली जो हमारा हो गया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो मैं इस वक्त ये समझ रहा हूँ कि अब ज़ाहिर है इलेक्शन एक मुल्क के अंदर एक जमहूरी प्रोसेस है और उसने तो डेफिनेटली होना है। लेकिन इस वक्त तक के जो आसार हैं, इस वक्त तक की जो सूरत-ए-हाल है, उसमें ये इलेक्शन आवाम के लिए कुछ नहीं लेके आ रहा। लेकिन अल्लाह करे कि जब ये सियासी जमातें आगे इंतखाबी अमल में आएँ और जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है वो अल्लाह करे कि वो आवाम की बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात करे और ये जो इस वक्त जो एक उम्मीद नहीं है, जो मायूसी है, इससे मुल्क को निकाले और कुछ ऐसे इक़दामात करे। क्योंकि हमारे पास अलमिया ये है कि इन सियासी जमातों के पास चंद लोग ही हैं जो इनके सर्टिफाइड वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं। तमाम सियासी जमातों के हालात ऐसे ही हैं और वो सारे के जी। सारे वही हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ जो किया वो आपके सामने है। वो एक शेर भी है कि हुए बीमार जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं। तो अब अल्लाह करे कि कोई तब्दील कर दें बंदा, कोई ऐसा इकॉनमी का एक्सपर्ट ले आए, ये सियासी जमातें आते साथ कोई ऐसी बेहतरी ले आएँ जो एक आम आदमी के इशू को एड्रेस करे, एक आम आदमी के मसले हल करे, महंगाई कम हो, पब्लिक को रिलीफ मिले, डॉलर की जो उड़ान अब कम हुई है, अल्लाह करे वो इसको सस्टेन रख सकें। लेकिन बज़ाहिर जी इसके जी आसार जी बरल नहीं है क्योंकि ये उन्हीं तजुर्बाकार टीमों की तबाही लाई हुई है, जिसको अब ये निगरान हुकूमत में हमने देखा कि कुछ बेहतरी आई है। तो इसकी कंटिन्यूटी ज़रूरी जी है जी और वो मैं समझता हूँ कि आने वाली जमातों को करना पड़ेगा। जी, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मैं इम्तियाज़ फरहान साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा इलेक्शन है 8 फरवरी को जो होने जा रहे हैं, अवाम को उम्मीदें बांध लें कि अवाम को आसूदगी हासिल होगी, को उसकी तकदीर बदलेगी, को मुल्क में मुआशी तौर पर बेहतरी आएगी, महंगाई कम होगी? आप कोई तवक्को बहैसियत खुद पाकिस्तानी तवक्को लगाए बैठे हैं और क्या मजीद अवाम तवक्को लगाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही तवक्को लगाए बैठे हैं और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है अच्छे इक़दाम करती है, फैसले करती है और उससे फ़र्क पड़ता है। कभी ज़ाहिर के नेगेटिव भी होते हैं उसके में, लेकिन फिर उसका इमीडिएट रिएक्शन होता है, मीडिया की तरफ से रिएक्शन आता है, आवाम की तरफ से रिएक्शन आता है, तो फिर वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू भी कर लेते हैं। माजी की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, बहुत सारी सामने लेके आ सकते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक भी जिन्होंने कोरिया और किस का डिज़ाइन किया, उन्होंने
बजट और पाकिस्तान का भी जब उनका दौर था और एक बाख्तियार वो वज़ीर ख़जाना थे, तो देखें यहाँ पर भी तब्दीली आती थी। 5 साला मंसूबे हुआ करते थे पाकिस्तान में, और 5 साला मंसूबे भी। अब ये कि आपको जो कंटिजेंसी है, जो कंटिन्यूटी है ना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पॉलिसी कोई भी हो उसकी कंटिन्यूटी की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, जो भी लेकिन इम्तियाज साहब, कंटिन्यूटी तो इन पॉलिटिशियंस की रही कमोपेश पिछली 2 दहाइयों में, किसी ना किसी सूरत में पीपल्स पार्टी की उधर सिंध में, पंजाब में। तो आप समझते हैं कि मजीद अगर कंटिन्यूटी रहेगी तो बेहतरी आ जाएगी? देखिए, बेहतरी है, बेहतरी आई है। बीच में जो गैप आया, अब आप उस पर ज़ाहिर के हर एक की अपनी अपनी एक राय है। 2018 के बाद जो 3.5-4 साल का एक जो मरहला आया है, उसमें बहुत कुछ हो सकता था। भाई वो भी तो पॉलिटिशियन थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत कुछ हो सकते था उसमें, लेकिन इतनी ज्यादा सपोर्ट 70 साल की तारीख में इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे क्या आधे पेज पे आ गए थे, और सब अपर हाफ में लीड स्टोरियों में चले गए थे सारे। यानी कि इस तरह की सपोर्ट कभी भी नहीं मिली किसी हुकूमत को, मगर वो जो उसको करना चाहिए था उसके बावजूद नहीं कर सकी, क्योंकि वो सिर्फ क्रिटिसिज्म के ऊपर लगे रहे। मैं जेल में डालूंगा, मैं ये करूंगा, और फिर कस्में खाई जाती थी कि हमने तो कोई केस नहीं बनाया किसी के खिलाफ, हमने कोई केस नहीं बनाया। इससे निकलना पड़ेगा। देखिए, मैं आप जो नवाज शरीफ की जो स्पीच है जो उन्होंने आकर की और एक बड़े मजमे से खिताब में की, उन्होंने कहा जी हम सबको मिलकर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब आप अगर नवाज शरीफ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई ना करे भले, लेकिन उस मैसेज पर तो ट्रस्ट किया जा सकता है। उस तरीके से इम्तियाज भाई, सिर्फ एक छोटा सा कमेंट आपसे दरकार है कि ये बिलावल भुट्टो साहब यकायक चले गए कि बुजुर्गों को घर बैठ जाना चाहिए, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, राज कल भी हमने इस पर बहुत बात की है, राज भी है और उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि उसके अपने वालिद एक बुजुर्ग है। इसका मतलब है अगर वो ये कह रहा है तो किसी को पार्शली नहीं कह रहा, वो अपनी एक पॉलिटिक्स बता रहे हैं। जो कल हमने एक बात की थी कि वो ये चाह रहे हैं कि मरियम नवाज उनको 1 to 1 हो, यानी जाहिर है कि जी अब वो बुजुर्ग चले जाए तो वो सामने आए, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर शायद ये इस तरह से काम कर रहे हैं। और दूसरा, वो एक नया मैसेज लेकर आ रहे हैं। अब आज देखें, उन्होंने जो चित्राल में भी जो गुफ्तगू की, जो बातें की, तो उन्होंने एक उसको और रंग दे दिया। यानी दोनों चीज़ें साथ, एक तो बुजुर्ग सियासतदान हो गए, फिर दूसरा बोला मैं 70 साल सियासत के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब ये इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी आप कह सकते हैं, और है कि 70 साल जो पॉलिटिक्स होती रही है पाकिस्तान में, उसको चेंज करें। अब अगर उसका मैसेज सही है, और देखें इस वक्त इस बात को भी मानना पड़ेगा कि पूरे पाकिस्तान में ये हम बात कर सकते हैं कि ना पीटीआई पे तो चूंकि पाबंदियां हैं उसको करने नहीं दे रहे, या गैर लानिया पाबंदियां इसलिए, लेकिन जिनको पाबंदी नहीं है, आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई जलसे कर रहा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा है, इसके अलावा नहीं। और वो उसके अंदर ठीक हो गया इम्तियाज भाई, ठीक हो गया। हम नाज़रीन एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद अपने पैनलिस्ट के सामने तीसरा टॉपिक रखेंगे, इसराइल और गजा की जंग के हवाले से जो आर्जी मुआहिदा सामने आया है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये मुआहिदा जो अब सामने आया है इस पर अमल दरामद किस हद तक हो सकता है। हमारे साथ रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने कि इसराइल और हमास आर्जी जंगबंदी का जो मुआहिदा हुआ, ये 44-45 दिन की जंग लड़ने के बाद, हज़ारों मुसलमानों को शहीद करने के बाद, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़मीन बोस करने के बाद, नौज़ायदा बच्चों को शहीद करने के बाद, इसराइल अगर जंगबंदी पे राज़ी हुआ तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि शायद वो अपने मग़वी बाजियाब कराने में कामयाब नहीं हो सका, और दूसरा पहलू ये है कि अगर यही जंगबंदी करना मकसूद थी तो फिर इतनी जंग लड़ने की ज़रूरत क्या थी। और एक तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि सऊदी अरेबिया की जानिब से पूरी दुनिया के ममालिक से ये दरख्वास्त की गई कि वो इसराइल को असले की सप्लाई बंद कर दें। इन तमाम सूरत हाल में और आज जो आर्जी जंगबंदी का मुआहिदा हुआ, इसके ऊपर डॉक्टर इरफान शेख साहब आप क्या कहेंगे कि ये जंगबंदी 4 दिन के लिए हुई, ये तो पहले भी हो सकती थी, तो फिर ये इसराइल की तरफ से इतनी जहरियत की वजह क्या नजर आती है? देखें जी, 2 चीज़ें हैं इस पूरे तनाज़ुर में। पहली बात यह कि ज़ाहिर है फ़लस्तीन एक, आपको पता है कि एक रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है जिसका हल होना है, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक एक हल तलब मसला है। एक तो ज़ाहिर है ये हमास और इसराइल की जो जंग है ये उस वक्त तक चलती रहेगी, गो के इसमें ये 2 दिन का ब्रेक आए, 1 दिन का आए, लेकिन ये चलती रहेगी जब तक कि फ़लस्तीनियों को अपना जो राइट है
अपने वतन का जो राइट है वो उनको नहीं मिल जाता। दरअसल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो जंग है ये इसराइल ने फ़लस्तीन पे मुसल्लत की है। वो फ़लस्तीन जो फ़लस्तीनियों की सरज़मीन थी, उसको आज इसराइल ने कब्ज़ा करके सिर्फ़ एक गज़ा की पट्टी पे महदूद करके उसे रख दिया है, जहाँ कुछ 2 मिलियन से ज़ायद अब फ़लस्तीनी वहाँ रह रहे हैं। अब जो आपका अहम सवाल है कि ये जो जंग हुई और इसका जो अब जाके इसके अंदर जंगबंदी हुई, गो के हमास ने इस जंग में ज़ाहिर है पहल की, रॉकेट बरसाए इसराइल के ऊपर, रिवेंज में इतना पागल हो गया था कि उसकी कोशिश ये थी कि मैं बिल्कुल इस वक्त मलियामेट कर दूं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और हमास को मैं इतना कमज़ोर कर दूंगा कि वो दोबारा आने की जसारत नहीं करेंगे। लेकिन उसके बरक्स हुआ, इसराइल ने अपना तमाम जदीद असला इस्तेमाल किया, अपना तमाम उन्होंने मिलिट्री को ऑन ग्राउंड भी उतारा, उन्होंने गज़ा के अंदर भी लाइव मिलिट्री, उन्होंने फास्फोरस बम जैसे ख़तरनाक जो वेपन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया और दुनिया की जो बदतरीन आप कह सकते हैं कि जंग है वो उसने फ़लस्तीन पे मसल्लत की। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि ये जंग जो 40 दिन से ज़ायद ये जंग जारी रही और इस जंग में इसराइल कोई काबिल ज़िक्र ऐसी कामयाबी नहीं समेट पाया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जी हम फ़लस्तीन हमास का जो सुरंगों का नेटवर्क है गज़ा की पट्टी के अंदर, वहाँ जाएंगे और उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन उसमें भी उनके टैंक्स तबाह हुए, दर्जनों टैंक इसराइल के इसमें तबाह हुए, उनके इवन कुछ हेलीकॉप्टर जेट्स तक उनके डैमेज हुए। तो इस सारी सूरत-ए-हाल के बाद इसराइल को ये समझ आई है कि बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। मुल्क की आज़ादी की बात कर रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कर रही है और उसको ये अख्तियार हासिल है कि वो अपने मुल्क की आज़ादी की बात करे। लेकिन इसराइल ने गम और गुस्से में, बदले की आग में जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का जो प्रोग्राम बनाया था, वो मैं समझता हूँ कि उसमें वो नाकाम हुआ और उसने अपनी डॉक्टर साहब शिकस्त तस्लीम करते हुए अब ये जो 4 सब बंदी की है। डॉक्टर साहब इस पे कमेंट कीजिएगा कि सऊदी अरब की जानिब से दुनिया के ममालिक से जो दरख्वास्त की गई कि इसराइल को असले की। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, गो अहेड। हाँ जी, बिल्कुल आपने जैसे बात की, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये जंगबंदी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये इसराइल की हठधर्मी की वजह से नहीं हुई। तो अब सऊदी अरब की आपने जैसे बात की कि उन्होंने दुनिया को कहा कि वो इसराइल को असला फ़रोख्त ना करें, ये बहुत अच्छी अपील थी। और इसी तरह ओआईसी ने कोशिशें भी की, दुनिया के दूसरे ममालिक ने कोशिशें की कि किसी तरह ये जंगबंदी हो और ये जो खून की सरजमीन पे ये रुके। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली इसराइल हठधर्मी कर रहा था। तो लेकिन अब जो एक और फैक्टर बहुत अहम है जो समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में, वेस्ट के गैर मुस्लिम दुनिया के अंदर भी लाखों लोग सड़कों पे मासूम फ़लस्तीनियों के लिए निकले। ये एक बहुत बड़ा इसराइल को एक अनएक्सपेक्टेड एक रिस्पॉन्स था दुनिया की तरफ से, इवन नॉन मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, जिसका एक डेफिनेटली प्रेशर आया है। और मैं समझता हूँ कि हम ये जो कुछ भी हुआ पिछले इतने अरसे में, इसमें मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन ने गेन किया है। फ़लस्तीन पूरी दुनिया में एक-एक बच्चे के दिल में आज ज़िंदा हो गया फ़लस्तीन काज़। आपने देखा कि वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन शहरी किस तरह शर्ट पहन के वो ग्राउंड में आ गया और उसने दुनिया को फ़लस्तीन की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। ठीक हो गया, फ़लस्तीनी कुर्बानियाँ तो रोज़ ठीक हो गया, दे रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका नुक्ता नज़र आ गया। इम्तियाज़ फरहान साहब, इसराइल और हमास की जो आर्जी जंगबंदी है, ये जंगबंदी जो अब हुई ये तो पहले भी हो सकती थी, तो इतना नुकसान करने का मकसद क्या था? और अभी भी इस जंगबंदी में अगर तोसी होनी है तो वो डिपेंड करता है हमास के फैसले के ऊपर कि वो मजीद मगवी बाजियाब करने को तैयार होता है या वापस भेजने को तैयार होता है या नहीं होता। इस तमाम सिनेरियो में आप क्या कहेंगे? इस तरह तो हम ये गुफ्तगू भी हो सकती है कि जंग ही नहीं होनी चाहिए थी, जंगबंदी तो बहुत दूर की बात है, जंग ही नहीं होनी चाहिए थी, उसके ऊपर और भी बहुत सारे मामले। लेकिन चूँकि इख्तिलाफात इस नोयत के हैं कि ये उस वक्त तक, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता तो ये तो होना है। अब हमास देखें,
मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये इस्टेब्लिश हुआ है कि ये हमास और हमास एक ग्रुप है और इसराइल एक कंट्री है, कि हमास एक ग्रुप और इसराइल के दरमियान ये मामला चल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया एक मुल्क के साथ खड़ी हुई है, ग्रुप के साथ कोई खड़ा, अगर मुस्लिम ममालिक भी खड़े होना चाहे तो नहीं हो सकते। यही मामला अगर फ़लस्तीन की तरफ से होता, जो फ़लस्तीन के सदर हैं महमूद अब्बास उसमें एक फ़रीक के तौर पे सामने आते, वो दुनिया से अपील करते, वो मुस्लिम ममालिक से अपील करते कि वो मेरे साथ आए तो आए, तो फिर ऐलान किए जा सकते थे। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है, इस फ़र्क को भी हमें सामने रखना चाहिए कि दुनिया में ममालिक किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी जंग के अंदर और क्यों नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान में आप देख लें कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का एक नेटवर्क नेटो और दूसरों के अगेंस्ट था तो कोई मुल्क आता था, ये अलहदा है कि दर पर्दा उनकी सपोर्ट की जाती थी जहाँ जहाँ से बॉर्डर मिले हुए थे। कोई खुल के मुल्क कोई सामने आया? क्या सऊदी अरब ने अफगान मुजाहिदीन की हिमायत का ऐलान किया था? क्या पाकिस्तान ने किया था? या किसने? कोई नहीं कर सका था। उसकी वजह यह है कि वो ग्रुप और वर्सेस वो आ गया था कि खुद अफगान गवर्नमेंट ने जो जिसके ऊपर कब्जा किया गया था उसने इनवाइट किया था पूरी दुनिया को और फिर नेटो और दूसरे करते रहे। तो ये भी एक बड़ा फ़र्क है कि वहाँ पर हमास का बेनिफिट ले रहा है इसराइल पूरी दुनिया में, और हमास को वो हम कहते हैं जंगजू, हुर्रियत पसंद, आज़ाद, जो अपनी चाहते हैं आज़ादी चाहते हैं, मगर वो दुनिया में कह रहा है कि जनाब ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो हमारे ऊपर हमलावर हुआ था, इसको हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन इम्तियाज भाई देखें, इतनी शदीद बम्बार्डमेंट करने के बावजूद जंगबंदी के जरिए ही अपने जो कैदी हैं उनको एक्सचेंज करने का मुआहदा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि हमास ने 44 दिन सस्टेन तो किया इसराइल जैसी ब्रूटल ताकत के सामने। बिल्कुल, देखिए सस्टेन किया। उसकी वजह यह है कि देखिए अगर इस पे आप करेंगे तो दूसरी बात आ जाएगी। हमास ने सस्टेन नहीं किया ना, गाजा के अवाब ने किया सस्टेन, वो सामने खड़े रहे, वो तो नहीं थे ना उसमें। अब वो गाजा, वो इसराइल जो है हॉस्पिटल जा रहा है, वो कह रहा है कि जी हमास के यहाँ पे जंगजू छुपे हुए, फला, वो जवाब बना रहा है पूरी दुनिया के अंदर सारी चीज़ें। हम बार बार हमें फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को हमें ऑन बोर्ड करना चाहिए था, उनसे बार बार बात होनी चाहिए थी कि वो निकले और दुनिया से बात करें। माजी में आपको याद होगा ये वो निकले थे जब फ़लस्तीन का एक मामला आ गया था, तो उनको एक स्टेटस दिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का फ़लस्तीन। कमेंट करना चाहूँगा जी जी। तो ये सारी डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए। मैं अभी 4 दिन पहले मैं यहाँ एम्बेसी में, फ़लस्तीन एम्बेसी में गया। मैं वहाँ डिप्टी हेड ऑफ मिशन जो हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो एक चीज़ हमारे देखने वालों को और इंतहाई काबिल एहतराम फरहान साहब के लिए भी, कि बेसिकली इस वक्त ये जो कुछ भी फ़लस्तीन के अंदर हुआ है, इसमें हमास और फ़लस्तीन के लोग और फ़लस्तीन की गवर्नमेंट ये सब के सब एक पेज पे हैं। हमास क्या है? बेसिकली हमास बिल्कुल उस तरह है जैसे पाकिस्तान के अंदर आपके पास पॉलिटिकल 5-6-7 पार्टीज हैं। हमास पॉलिटिकल प्रोसेस का भी हिस्सा रही है। हमास सिर्फ कोई मिलिटेंट मलेशिया का नाम नहीं है, बल्कि हमास नाम है फ़लस्तीन की आवाम की आज़ादी की जंग लड़ने वाली बाकी तंजीमों की तरह एक तंजीम वो भी है। और इस वक्त वो आइसोलेट नहीं है, बल्कि वो एक पेज पे हैं सारे, और फ़लस्तीन को अपना किरदार अदा करते रहे हैं, मीडिया को कन्वे करते रहे हैं, जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर होता रहा उससे दुनिया को आगाह करते रहे। तो ये थोड़ी सी मिसपरसेप्शन है कि शायद हमास कोई अलग चीज़ है और फ़लस्तीन की रियासत और फ़लस्तीन के लोग अलग चीज़ हैं। तो ये मैं जस्ट आप दोस्तों को इजाज़त से कि ये बुनियादी तौर पे एक ही सारा मामला है और एक ही एज ए नेशन वो इस पूरी ब्रूटलिटी के साथ इसराइल की लड़ रहे हैं। और मैं बिल्कुल एंकर की इस बात को एंडोर्स करूंगा कि ना सिर्फ हमास कामयाब हुई है, बल्कि हमास ने इस जंग में ये साबित किया है कि इसराइल जैसी ताकत जो कि अपने फ़लस्तीन के अंदर तो उसका दबदबा था ही, वो दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी आके दिखाता था। लेकिन इस जंग में ये साबित हुआ है कि इसराइल अभी तक हमास और फ़लस्तीनियों से
लड़ने के लिए भी उतना कॉम्पिटेंट नहीं है जितना उसको समझा जाता था। और जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। मैं शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज़ खान फरहान साहब का, डॉक्टर इरफान अशरफ साहब का, एसआर राना साहब का। और नाज़रीन, हमारे पैनलिस्ट कमोपेश इस बात पे मुत्तफिक हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सियासत में कोई करीब करीब में कोई किरदार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और तहरीक इंसाफ को कौन लीड करेगा इसका फैसला तो वक्त करेगा। और दूसरी जो बात है कि सियासतदानों ने ही रास्ता निकालना है, और जो इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होने चाहिए, होंगे, और उसके बाद यही सियासतदान हैं जो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिससे शायद आवाम जो है वो आसूदा हो सके। इसराइल और गजा की जंग के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इसराइल ने अपनी तमाम तकदों की, लेकिन इस सारी जंग में गो के इंसानी अलमिया जन्म लिया, और इंसानी नुकसान तो गजा, फलस्तीन के और हमास के लोगों का हुआ, लेकिन इसराइल का मुआशी नुकसान भी हुआ, सफारती नुकसान भी हुआ, और उन्हें मामले मजबूरी घुटने टेकने पड़े, और उन्हें एक आर्जी जंग बंदी का मुआहिदा करना पड़ा ताकि वो अपने मगवी हमास से वापस लेके जा सकें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए यही कुछ था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।